होगी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड महोत्सव के रूप में आयोजित होगा राज्य स्थापना दिवस। 7 दिनों तक होगा महोत्सव का आयोजन, सीएम धामी ने दिए निर्देश। दिल्ली में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में चुनावी मंथन जारी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। सीएम धामी समेत कार्य समिति के 13 सदस्य वर्चुअली बैठक से जुड़े। प्रदेश की हर ग्राम पंचायतों में जल्द खुलेगा ओपन जिम। सीएम धामी की घोषणा पर युवा कल्याण विभाग ने शुरू किया काम। युवाओं की फिटनेस का रखा जाएगा खास ख्याल। और गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र की तारीख में हो सकता है बदलाव। एक्सक्लूसिव बातचीत में स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने दिए संकेत। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में चल रही है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है और देहरादून प्रदेश कार्यालय से भी कार्य समिति के सदस्यों के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक से वर्चुअली जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी के देश भर के सदस्यों को पार्टी को कैसे बेहतर बनाए, इसके लिए मूल मंत्र देंगे। बैठक के एजेंडे में आगामी विधानसभा चुनावों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति की बैठक है वो चल रही है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में मंथन किया जा रहा है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, आपको बता दें। और इस कार्य समिति की बैठक में देहरादून प्रदेश कार्यालय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कार्य समिति के 13 सदस्य भी वर्चुअली बैठक से जुड़े हैं और चुनावी मुद्दों पर मंथन बैठक में चल रहा है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता मनीष डंगवाल से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहला सवाल कि बैठक में क्या कुछ मंथन चल रहा है, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक ये चल रही है और जो पार्टी के आगामी कार्यक्रम होते हैं उन पर इन जो कार्य समिति की बैठक होती है उन पर चर्चा की जाती है। बात अगर बैठक की करें तो बैठक शुरू हो चली है और ये बैठक चलेगी जिसमें जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और तमाम लोग जो हैं इससे बैठक से जुड़े हैं। अगर बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय से भी ये वर्चुअल बैठक से यहाँ पर जो कार्य समिति के सदस्य हैं वो जुड़े हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भाजपा प्रदेश कार्यालय से इस वर्चुअल बैठक से जुड़े हैं और जो राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी वो दिल्ली से जुड़े हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट वो दिल्ली से जुड़े। तो कई नेता उत्तराखंड की जो कार्य समिति में वो भाजपा प्रदेश कार्यालय से इस बैठक में जुड़े हैं और जो कई जो सदस्य हैं वो दिल्ली से जुड़े हैं। एजेंडा जो 5 राज्यों में होने वाला चुनाव है उसको लेकर भी रहेगा और उनमें उत्तराखंड भी एक स्टेट है जहां पर अगले 3 से 4 महीने के भीतर चुनाव हो जाएंगे।
तो कुल मिलाकर जो चुनाव पर चर्चा यहाँ पर होना संभव है। जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और अगर 3 बड़े राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और इन 3 राज्यों में से 2 राज्यों में भाजपा की इस समय सरकारें हैं। तो कुल मिलाकर कार्य समिति की जो बैठक होगी उसमें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी और रणनीति भी यहाँ पर पार्टी बनाएगी। जी मनीष, आपका एनालाइज का बताता है कि जो उत्तराखंड की राजनीति है, हाल ही में ऐलान किया था कि बीजेपी जो है अब जनता के बीच जाएगी, जनता के बीच जाकर अपनी जो सरकार के कामकाज है उनको लेकर, और गठबंधन भी इस बीच में जारी है। तो किस तरह से जो बीजेपी है अब आने वाले दिनों में अपनी रणनीति को तैयार करेगी? देखिए, भाजपा की बात करें तो लगातार चुनावी मोड में भाजपा होने की बात करती है और वो कई मायनों से देखा भी जाता है, क्योंकि लगातार पार्टी के कार्यक्रम चलते रहते हैं और कार्य समिति की बैठक में भी जनता के बीच केंद्र सरकार की उपलब्धियां कैसे पहुंचाई जाए या जहां पर भाजपा की राज्य सरकारें उनकी उपलब्धियां जनता तक कैसे पहुंचाई जाए, इस पर जो बैठक में मंथन होगा और कैसे घर घर भाजपा पहुंचे विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी इसको लेकर राष्ट्रीय जो नेता है भाजपा के वो यहाँ पर उत्तराखंड के नेताओं को यहाँ पर निर्देश देंगे कि किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाएं कि जनता के बीच पहुंचा जाए। कुल मिलाकर चुनावी मोड में उत्तराखंड में भाजपा आ चुकी है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा केदारनाथ का रहा है, वहां से उनका जो संबोधन रहा है, जो बातें उन्होंने वहां से कही हैं, या पिछले कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह जो आए थे, चुनावी संकनाद उन्होंने एक तरफ से यहाँ पर किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अब अलर्ट मोड में है और लगातार जनता के बीच जाने की बात कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का भी यही कहना है कि अब जो कार्यक्रम पार्टी की बैठकें कमरों में हो रही थी या रणनीति कमरों तक बन रही थी, कोविड की वजह से भी जो बड़ी जनसभाएं रैलियां नहीं हो पा रही थी, उनको अब भाजपा शुरू करने जा रही है और तमाम रैलियों या जनसभाओं के माध्यम से जनता तक भाजपा पहुंचने का काम करेगी। जी, उत्तराखंड की राजनीति में 2 सीटों का सियासी गणित ऐसा है कि जैसे जिस सीट के साथ जो मिथक जुड़ा है वैसा होना तय है। एक मिथक तो ये कि गंगोत्री सीट से जो जीतता है उसी पार्टी की ही सरकार बनती है, और दूसरा ये कि जो प्रदेश का शिक्षा मंत्री होता है वो दोबारा चुनाव लड़ने पर हार जाता है। लेकिन इस बार क्या ये मिथक टूट पाएगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि का ये इतिहास रहा है कि प्रदेश में एक बार अगर कोई शिक्षा मंत्री बन गया तो वो दूसरी बार चुनाव लड़ने पर विधानसभा की दहलीज पर नहीं पहुंच पाता। राज्य में अब तक हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो साल 2000 में बीजेपी सरकार में तीरथ सिंह रावत शिक्षा मंत्री बने, लेकिन 2002 में चुनाव में वो विधानसभा नहीं पहुँच पाए। इसके बाद साल 2002 में एनडी तिवारी सरकार में नरेंद्र सिंह भंडारी शिक्षा मंत्री बने, लेकिन साल 2007 के चुनाव में वो भी चुनाव हार गए। जबकि साल 2007 में बीजेपी सत्ता में आई तो इस बार गोविंद सिंह बिष्ट और खजानदार शिक्षा मंत्री बने, पर 2012 के चुनाव में वो भी हार गए। साल 2012 में फिर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और देवप्रयाग से विधायक रहे मंत्री प्रसाद नैथानी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, लेकिन शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी भी ये मिथक नहीं तोड़ पाए। लेकिन इस बार पूर्व सांसद बलराज पासी ये दावा कर रहे हैं कि अरविंद पांडे इस मिथक को तोड़ देंगे। क्षेत्र में घूमते हैं, आपको ज्यादा पता है। आज के काम किए हैं, कई स्टेडियम बने हैं, इंटर कॉलेज बने हैं और भी सड़कें बनाने के काम हुए हैं, डिग्री कॉलेज का उद्घाटन है, इस क्षेत्र में अच्छे काम किए। वहीं जब इस बारे में मौजूदा शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से सवाल किया गया तो वो अपने विभाग के कामों को गिनाते हुए भाजपा की बहुमत की सरकार बनने का दावा करते नजर आए। मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं कि जहां विद्यालय शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उत्तराखंड प्रदेश 19वें नंबर पर होता था, बहुत पीछे होता था, आज शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उत्तराखंड प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में 4थे नंबर पे है। यह नीति आयोग ने प्रमाण पत्र दिया है। माननीय बलराज पासी जी के कहने का उद्देश्य यही है कि पहले लोग ट्रांसफर, पोस्टिंग, अटैचमेंट, धंधे पानी सब इसके लिए करते थे, तो कहीं न कहीं जनता भी ऐसा परिणाम देती थी, आशीर्वाद देती थी। आज शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में अलग से एक पहचान बना रहा है, तो निश्चित ही जनता इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। उत्तराखंड की राजनीति में इन मिथक को तोड़ने के दावे इससे पहले भी बहुत हुए हैं, लेकिन दावे करने वालों के अरमान अधूरे ही रह गए।
ऐसे में एक बार फिर से ये दावा क्या सच साबित होगा या फिर मिथक ही रहेगा, इसके लिए सभी को चुनाव परिणाम तक इंतजार करना होगा। टाइम टीवी के लिए रुद्रपुर से गौतम सरकार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जो पार्टी 50 सालों तक बेमतलब की राजनीति करती आई है, वो आज शिवालियों के चक्कर काट रही है। अब देखिए, 1950 से लेकर आज तक कांग्रेस ने कितनी आस्थाओं के साथ कुठाराघात किया, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और बड़ी बात यह है वह कि जो कांग्रेस पहले ईद पार्टी में जाती थी, जो कांग्रेस पार्टी जो है पहले दरगाहों में घूमते रहते थे, अब वो शिवालयों में जो है कल जल चढ़ाने के लिए, तो ये भी एक बड़ी बात है कि मोदी जी की कृपा है। बद्रीनाथ के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक में आजकल विवाद चल रहा है। असल में पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट 2022 के विधानसभा चुनाव में हार को देखते हुए उनकी पत्नी को झूठे आरोपों में फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस मामले में वो उनकी पत्नी को फंसाना चाहते हैं, असल में उस मामले की पहले ही जाँच हो चुकी है, लेकिन विधायक के दबाव में फिर से जाँच कराई जा रही है। आपको बता दें कि नंदा देवी राज्यात में टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुड़ा ये मामला है। जांच की याद नहीं आई, अब चुनाव नजर आया, अपनी नैया डूबती हुई आई, तो फिर राजू भंडारी सपने में भी राजू भंडारी दिखता है। अब जांच फिर हो गई है, क्यों नहीं करी 5 साल तक? 7 साल से केंद्र में तुम्हारी सरकार है, 2011 का प्रकरण है। अगर राजू भंडारी दोषी है तो ले जाओ ना, जेलों के अंदर ले जाओ, हथकड़ियां लगाओ, पर केवल तुम अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों के टोपियां उछालो, लोगों के आरोप लगाओ, ये तो दुनिया जानती है ना। माननीय विधायक जी 5 वर्षों तक तो कुछ किया नहीं, सोते रहे, जनता आपको नजर नहीं आई। अब जब चुनावों का बिगुल बज गया तो अब राजू भंडारी को निशाना बना करके और अपने वोट की राजनीति साधने चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सूबाई सियासत गर्मा गई है। असल में कांग्रेस ने पीएम मोदी पर यह आरोप लगाया था कि केदारनाथ के गर्भगृह से लाइव प्रसारण दिखाकर प्रधानमंत्री ने आस्था को तार-तार किया है। इसके जवाब में बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने कांग्रेस को 2013 की आपदा की याद दिलाते हुए कहा कि उस वक्त कांग्रेस को आस्था की याद क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे से बौखला गई है। देश अध्यक्ष एक पत्रकार के साथ जब गर्भगृह के अंदर अपने फोटो खिंचवा रहे हैं, बाइट दे रहे हैं और जूते पहन के, इन लोगों को सवाल उठाने का भी अधिकार है। आपदा का दौर भले ही हो, पूजा प्रारंभ थी, उस पूजा चलते हुए में आप जूते पहन के, चमड़े के जूते पहन के गर्भगृह में घुस जाएंगे और कोई कहने वाला आपको नहीं होगा। आप जैसे लोगों को तो हम जवाब देना भी उचित नहीं समझ रहे थे, हम नहीं चाह रहे थे कि आपको जवाब दिया जाए, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि वो आपके जितने आपकी चड्डी के छेद हैं वो सारे हम लोगों को दिखाएं। अक्टूबर में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए गोला पुल को हल्के वाहनों की आवाजाही को लेकर खोल दिया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी गोला पुल को 2 पहिया वाहनों के लिए नहीं खोला गया है, लेकिन आम जनता ने पुल से हल्की फुल्की आवाजाही शुरू कर दी है। आपको बता दें कि क्षतिग्रस्त गोला पुल के अप्रोच की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो गया है। उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में गोला पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए शुरू कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। जिलाधिकारी नैनीताल धीराज गर्ब्याल ने कहा कि जल्द गोला पुल को लेकर IIT की एक टीम सर्वे भी करेगी। लॉन्ग टर्म इसमें प्लानिंग हो रही है। IIT के एक्सपर्ट्स और आपके NHAI के एक्सपर्ट्स इसको विजिट कर रहे हैं। तो अभी तो जो तात्कालिक हमें एक रेमेडी चाहिए, क्योंकि गोला पुल जो है उससे कुमाऊं को जाने वाली जितनी हैवी ट्रैफिक्स हैं उसके हम उस पुल के माध्यम से भेजते हैं ताकि शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति न रहे। तो तात्कालिक जो राहत है, और जैसे कि CM साहब ने निर्देश दिए हैं, उस हिसाब से हम तुरंत इसको में काम करवा के इसको चालू करना चाह रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाएंगे। धन सिंह रावत ने कहा कि 15 दिसंबर से पहले 18 साल से ऊपर के लोगों को दूसरी डोज के 100% के लक्ष्य को सरकार हासिल कर लेगी। परसों मैं पौड़ी जिले की बैठक कर रहा हूँ, फिर हरिद्वार जिले की बैठक कर रहा हूँ, और अब मैं जिला वाइज सब बैठकें कर रहा हूँ। और इसमें हमारा टारगेट ये है कि 15 दिसंबर तक हमको 100% लोगों पे दूसरी डोज भी वैक्सीन लगानी है।
और इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। घर घर जाके भी वैक्सीन लगानी पड़ेगी तो भी लगा लीजिए। रुड़की के भगवानपुर तहसील के किशनपुर गांव में पिछले 20 साल से बंजर जमीन पर काबिज परिवार ने गांव के दबंग व्यक्ति पर कई आरोप लगाए हैं। परिवार का आरोप है कि दबंग ने जमीन पर कब्जा कर चारों तरफ बाउंड्री कर छप्पर डाल दिया है। इस मामले में एसडीएम से शिकायत के बाद क्षेत्रीय पटवारी ने भी जांच के नाम पर उल्टा पीड़ित परिवार को धमकाने का काम किया है। किशनपुर जमालपुर जी तो अल्ताफ आदमी वो हमारी कुल्डी को कब्जा करना चाह रहा जी। और 20-25 साल तो हमारा कब्जा है, तो हमें ठुआरा जी वो बाउंड्री बढ़ ली उसमें और छप्पर डाल दिया। तो क्या कहता है तुम? हमारी लड़ाई झगड़ा करता है जी, मतलब मारने की धमकी दे जी। किशनपुर जमालपुर खत्तों की जमीन है ग्राम समाज की। इल्ताफ नाम का आदमी धमकी दे मारने की, ठुआरा 2 कुल्डी बढ़ दी। 20-25 साल है गए हमारा तो हुई और ठुआरा जी छप्पर भी डाल लिया। कहा जी हमारे बाप दादा की तरह क्या हो यहाँ। पटवारी आता उसने भी बदतमीजी करी जी, कहीं मुँह तोड़ने को कह रहा, कहीं कह रहा इसकी बाप दादा की तरह क्या बैठ रहा है यहाँ से जी। अगर जो क्या नाम पटवारी को भी पैसे दे रखे जी, तो क्या नाम पुलिस वाले 2 आए तो उन्हें भी पैसे दे दिए और मारने की धमकी दे यहाँ से कि जी तुम मार दूंगा उठा दूंगा। भैया दूज के मौके पर केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि गंगोत्री धाम के कपाट पहले ही शीतकाल के लिए बंद हो गए। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। एक रिपोर्ट। भैया दूज के पावन मौके पर परंपरा अनुसार विशेष पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बाबा की डोली धाम से अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए रवाना हो गई है। 7 नवंबर को बाबा की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल में विराजमान होगी, जहां अगले 6 महीने तक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन पूजन कर सकेंगे। इस बीच भैया दूज के मौके पर 12:30 पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। सुबह शीतकालीन पड़ाव खरसाली से समेश्वर देवता की डोली अपनी बहन यमुना को लेने धाम पहुंची। इसके बाद मां यमुना की डोली अपने मायके खरसाली के लिए रवाना हो गई, जहां अगले 6 महीने तक मां के दर्शन खरसाली में ही श्रद्धालु कर पाएंगे। उधर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट भी अन्नकूट के पर्व पर शुक्रवार को दोपहर 11:45 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर गंगा की डोली मां गंगा के जयकारों के साथ मुखबा के लिए रवाना हुई। मुखबा मां गंगा का मायका है और शीतकाल के दौरान श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन मुखबा में ही करते हैं। बाकी बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी, देहरादून। उत्तराखंड के वन अनुसंधान केंद्र में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन तैयार किया गया है, जिसमें 140 सघन प्रजातियों को लगाया गया है। इस एरोमेटिक गार्डन में लगाए गए पौधों के अर्क का इस्तेमाल दवाई, मसाले और कई अन्य जड़ी बूटियों में किया जाएगा। इसके साथ ही आजीविका से जुड़े कार्यों में ये मददगार साबित हो सकेगी। देखिए खास रिपोर्ट। लालकुआ के वन अनुसंधान केंद्र में देश की पहली सुरभि वाटिका, जिसे अंग्रेजी में एरोमेटिक गार्डन कहा जाता है, ये वाटिका बनकर तैयार हो चुकी है। इस गार्डन में 140 सगंध प्रजातियों को लगाया गया है। इस वाटिका को बनने में पूरे 3 साल लगे। अब इसका उद्घाटन महाराष्ट्र की वन टच एग्रीकॉन संस्था की संचालिका बीणा राव और मुख्य वन संरक्षण संजीव चतुर्वेदी ने किया है। आपको बता दें कि इस वाटिका में देश के अलग अलग राज्यों से सगंध प्रजातियों को लाकर यहाँ पर लगाया गया। ये देश की पहली सुरभि वाटिका है। इसके बनने से प्रजातियों के संरक्षण, शोध और जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आजीविका से जुड़े कार्यों में भी ये मददगार साबित होगा। इस गार्डन में सगंध उपयोगी 140 प्रजातियों का रोपण किया गया है, जिसमें राम तुलसी, श्यामा तुलसी, कपूर तुलसी, अफ्रीकी तुलसी सहित तुलसी के 20 तरह की प्रजातियां लगाई गई है।
कैंपा योजना के तहत शुरू किए गए इस गार्डन में दक्षिण भारत से चंदन, उत्तर भारत से अगरवुड, तटीय क्षेत्र से केवड़ा, तराई क्षेत्रों से पारिजात सहित कई लोकप्रिय प्रजातियां यहां पर लगाई गई हैं। वह सुगंधित गार्डन में जैस्मीन की 9 प्रजातियां, पुदीने की और हल्दी की 4-4 प्रजातियां, अदरक की 3 प्रजातियों सहित लाल अदरक, रेत अदरक और कई ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जिनके पौधों से अर्क निकाल के उसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों, स्वाद, मसाले और कीटनाशक दवाइयों के बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके चलते यह देश का पहला एरोमेटिक गार्डन बन गया है। यहाँ कई पौधे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने और आसपास के वातावरण को सुगंधमय बनाने के उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं। भविष्य में सगंध प्रजातियों के पौधों को लालकुआ और आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों को बांटे जाएंगे। एक कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है जहाँ पे सारे एरोमेटिक प्लांट्स पूरे देश से मंगाए गए हैं और इनको कंजर्वेशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों होगा और 1-2 साल में सभी लोगों को ये पौधे उपलब्ध भी हो जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादातर अगर का जो नॉर्थ में, ईस्ट में रहता है वो प्लांट से लेके साउथ में केरला में इलायची छोटी रहती है, वहाँ काला मरी और गूगल, सभी तरह के पूरे देश की प्रजातियों को इकट्ठा किया गया है और ये बहुत ही अच्छा मुहिम चलाया जा रहा है। देश में अपने तरह का सबसे बड़ा एक सगंध प्रजातियों का केंद्र है। इसमें 140 के करीब प्रजातियां संरक्षित की गई हैं और इसमें पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से, दक्षिण भारत से चंदन की प्रजाति, उत्तर पूर्वी भारत से अगरवुड की प्रजाति, तटीय क्षेत्रों से केवड़े की प्रजाति और हमारे तराई के क्षेत्र से जो पारिजात की प्रजातियां हैं, तो इस तरह की अलग अलग प्रजातियों को एक जगह एक साथ लाकर संरक्षित किया गया है। टाइम टीवी के लिए लालकुआ से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड महोत्सव के रूप में आयोजित होगा राज्य स्थापना दिवस। 7 दिनों तक होगा महोत्सव का आयोजन, सीएम धामी ने दिए निर्देश। दिल्ली में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में चुनावी मंथन जारी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। सीएम धामी समेत कार्य समिति के 13 सदस्य वर्चुअली बैठक से जुड़े। प्रदेश की हर ग्राम पंचायतों में जल्द खुलेगा ओपन जिम। सीएम धामी की घोषणा पर युवा कल्याण विभाग ने शुरू किया काम। युवाओं की फिटनेस का रखा जाएगा खास ख्याल। और गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र की तारीख में हो सकता है बदलाव। एक्सक्लूसिव बातचीत में स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने दिए संकेत। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम।